आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बीच गैप थोड़ा लंबा हो गया, हम लोगों का वीडियोस नहीं बना सका मैं किन्हीं व्यस्तताओं की वजह से। आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में अपने कर रहे थे, सल्तनत काल को हम लोगों ने पूरा कर लिया था। सल्तनत के बाद भक्ति काल और सूफी आंदोलन से एक महत्वपूर्ण चैप्टर किया। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं मुगल वंश की तरफ। एक्चुअली मध्यकाल क्या था, दो भागों में बटा हुआ था, एक सल्तनत काल और एक मुगल काल। मुगल काल में कुछ ऐसे इतिहास राजा हुए जैसे महान सम्राट अकबर कहे जाते हैं, या जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ जिसने ताजमहल जैसा स्थापत्य तैयार किया। तो हम लोग मुगल वंश के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं ये आपके स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में। परीक्षा में भी प्रश्न वहीं से आएगा और वही आपको पता होना चाहिए। शुरुआत तो करेंगे बाबर से, क्योंकि बाबर ही क्या करता है, स्थापित करता है। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर से फिर हुमायूं इसका पुत्र था। हुमायूं के बाद बीच में थोड़े दिन तक 4 वर्ष तक शेरशाह सूरी एक अफगान शासक है जो कि शासन करेगा। इसके बाद अकबर का नाम आएगा। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर उत्तर मुगल के विषय में हम लोग करेंगे। बांटते रहेंगे हम लोग अपने छोटे छोटे टॉपिक्स में, और हर कोशिश करेंगे हर चैप्टर से, हर व्यक्ति से इतना पढ़ लें कि परीक्षा में आपका कोई प्रश्न छूटने ना पाए। इसके बाद फिर क्या करेंगे, मुगलों की धार्मिक नीति। लिखित परीक्षा में भी आता है कभी आपसे, मुगलों की सैनिक व्यवस्था, मुगलों की लगान व्यवस्था, मुगलों के समय मुद्रा एवं टकसाल की व्यवस्था कैसी थी, मुगलों का साहित्य कैसा था, मुगलों का स्थापत्य कैसा था, या मुगलों के समय विज्ञान एवं तकनीक में क्या उन्नति हुई थी, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे, पहला टॉपिक है हमारा उसमें बाबर, और बाबर पर ही फोकस करते हैं। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से 1530 इसका समय था भारत में। बाबर समरकंद यानी कि उधर मध्य एशिया में रहने वाला एक व्यक्ति था, और बाबर के अंदर 2 नस्लों का खून था, एक तो तुर्कों का और एक मंगोल्स का। वो तुर्कों की तरफ से चगताई वंश का तुर्क था, और इसके जो पितृवंश की तरफ से था ये चगताई वंश के तुर्क थे, और पिता की तरफ से ये तैमूर का चौथा वंशज था। यानी तैमूर की जो पीढ़ी थी, चौथी पीढ़ी थी पिता की तरफ से। माता की तरफ से चंगेज यानी मंगोल थे, जो इनकी तरफ से 14वीं पीढ़ी का था। लेकिन बाद में बाबर, मुगल का मतलब होता है महान, बाबर ने क्या किया, बाबर ने यह कोशिश की कि चंगेज खां की, यानी कि उसने मातृत्व वाले ग्रुप को माना, मंगोलों को माना, मूल ना कि पिता की तरफ को माना, और ये सब क्या कहलाए, मुगल कहलाए। मंगोल होने के कारण मुगल कहलाए। चंगेज खां इसके पिता, चंगेज खां की तरफ से, माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी थी। बाबर का जन्म फरगना में हुआ। हमको जन्म से नहीं मतलब उसका, क्योंकि वो एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत पे वो कब आता है। भारत पे वो शुरुआत करता है आकर के 1519 में, पहला आक्रमण करता है। बाजौर और भेरा एक जगह है, यानी कि जब उधर से आएगा अफगानिस्तान साइड से, तो पहला आक्रमण उसका बाजौर और भेरा पर होता है। फिर उसने पेशावर तक दूसरा आक्रमण किया, फिर तीसरा आक्रमण किया, चौथा आक्रमण किया। 4 आक्रमण तक वो आता था, आक्रमण करता था और वापस लौट जाता था। इवन यहाँ तक कि 1504 में जो काबुल पर वो आक्रमण करता है, उस समय उसने पादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले इसके पूर्वज क्या करते थे, मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। पादशाह की उपाधि किसी ने भी नहीं ली थी। पहली बार बाबर 1504 में जब काबुल को जीतता है तो पादशाह की उपाधि धारण करता है और मिर्ज़ा की उपाधि को त्याग देता है। इसके बाद 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके साथ इसके जो महत्वपूर्ण सेनानायक थे, जिनके बल पे इसने युद्ध जीता, खासकर जो पानीपत का प्रथम युद्ध भी हम पढ़ेंगे, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, जिसने भारत में युद्ध की स्थितियां बदलनी, जिसने युद्ध करने के तरीके बदल दिए मध्यकाल में, वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसके 2 सैनिक थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा तोपची था, उस्ताद अली बंदूकचियों का नेतृत्व करता था। इन दोनों की वजह से जो इसने एक नई सिस्टम अपनाया, युद्ध की एक नई पद्धति अपना ली, उसका नाम था तुलुगमा पद्धति। ये पद्धति भारत में पहले नहीं थी। ये क्या करता था, अभी हम लोग पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें भी उसी ने यही प्रयोग किया, और बाद में जितने युद्ध ये लड़ता है, पानीपत का हो, खानवा का हो, चंदेरी का हो, सब में इसने युद्ध नीतियों का प्रयोग किया, युद्ध शैलियों का, और हर युद्ध में ये विजयी हुआ भारत में, और मुगल वंश की नींव डाली। इसने 5वें आक्रमण में दिल्ली जीती, यानी कि 5वां आक्रमण इसका था। अगर पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का कौन सा आक्रमण था, तो आपके पास उसका उत्तर आएगा 5वां आक्रमण था। पानीपत का प्रथम युद्ध है ये। इसकी डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी युद्ध से भारत में मुगलों की स्थापना हो रही है। बाबर पहली बार भारत में अपने को स्थापित कर रहा है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ रहा है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ता है। इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का शासक था। हम लोगों ने जब सल्तनत पढ़ रहे थे तो लोदी वंश में अंतिम शासक कौन सा था? इब्राहिम लोदी। और मैंने आपको बताया था एकमात्र तुर्क सल्तनत का शासक था जो मैदान में मारा गया, युद्ध मैदान में, वो कौन था? इब्राहिम लोदी। यानी ये पानीपत के युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था दौलत खां लोदी, और वो किसकी मदद कर रहे थे? बाबर की मदद कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं राणा सांगा ने भी कहीं न कहीं उनको एक आमंत्रण दिया था बाबर को कि आप आइए और दिल्ली की अराजक स्थिति को संभालिए। तो ये सब कारण थे कि बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी को हरा दिया। तुलगमा युद्ध नीति इसी में इसने अपनाई थी। तुलगमा युद्ध नीति उस्मानी नीति भी कही जाती है। ये 2 गाड़ियां खड़ी करता था। इसका जो एक सेटअप फिगर आता है दिमाग में, गाड़ियों के बीच में तोपों को लगा देता था। तो गाड़ियों के बीच से तोपों के क्या होते थे? गोले छोड़े जाते थे। तो सामने वाली सेना जो होती थी, जो सामने से आते थे लोग, उनको तोपों का, एक तो गाड़ियां साथ में चलती थी तो वो तो आते थे अपना लड़ने के लिए, सामने वाला पार्टी आ रही है, और बीच से क्या होते थे? तोपों के गोले निकलते थे। तो ऐसे में सामने जो भी विपक्षी थे इसके, उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में माना जाता है केवल 12,000 सैनिकों के दम पर इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत एक गांव था, उसके इस तरह से इसने अपना सेटअप, छावनी इस तरह से विकसित की थी। आप जब कभी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, जिन लोगों की इच्छा होगी पढ़ने की, आप केवल पानीपत के प्रथम युद्ध का डिटेल पढ़िएगा तो आपको लगेगा बाबर कितना योग्य सेना नायक था। उसको लेनपुल ऐसे ही महान आकर्षक नहीं बताता है या उसकी तारीफ करते हुए थकते नहीं पश्चिमी इतिहासकार भी। और बाबर ने अपने बहुत कम समय में, केवल कितने वर्ष उसने शासन किया भारत में? केवल 4 वर्ष, 1526 से 1530, 4 वर्षों के अंदर एक राज्य स्थापित करना, वो भी बाहर से आए हुए व्यक्ति को, अपने आप में बहुत बड़ा काम था और बाबर ने वो काम कर दिखाया। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, दिल्ली इसके कब्जे में आ गई, दिल्ली पर स्थापित हो गया। कोहिनूर हीरा भी इसको इसी समय प्राप्त होता है। फिर इसका अगले वर्ष यानी 1526 के बाद जस्ट अगले वर्ष एक युद्ध लड़ता है, क्योंकि बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है। बाबर की आत्मकथा पर हम अभी आएंगे, क्योंकि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा हुआ एक बेहद आकर्षक ग्रंथ है, बहुत शानदार ग्रंथ है। तुझ के बाबरी उसी को बोलते हैं। तो वो उसमें उल्लेख करता है कि 5 मुस्लिम शासक हैं उस समय भारत में। मालवा था, बहमनी था, इस तरह 5 शासक आते हैं और 2 हिंदू, एक विजयनगर और एक मेवाड़। तो उसको बहुत अनिवार्य था कि वो राणा सांगा को विजित करे, राजपूतों पर विजय प्राप्त करे, और वो 1527 में खानवा का युद्ध लड़ता है। अब खानवा के युद्ध में उसने क्या किया? युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया, क्योंकि सैनिक कम थे, सैनिकों में उत्साह की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कोई भी युद्ध बगैर उत्साह के नहीं लड़ा जाता। ऐसे में राणा सांगा के खिलाफ उसने जिहाद घोषित किया। मुसलमान व्यापारियों से तमगा, एक व्यापारिक कर का नाम था, क्या? तमगा बोलते थे उसको। उसने मुस्लिम व्यापारियों से कहा कि युद्ध में जीतने के बाद या युद्ध जीतने के बाद उसने तमगा हटा दिया, यानी मुस्लिम व्यापारियों को कर से मुक्त कर दिया। और उसने उसके बाद उपाधि किसकी धारण की? गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने। माना जाता है कि खानवा के युद्ध के बाद उसने राजपूतों के सिरों की लाशों का ढेर लगवाया था युद्ध के बाद खानवा। इसी में राणा सांगा का हाथ या पैर कट गया, राणा सांगा फिर चले गए, घायल हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। इस तरह से खानवा के युद्ध में भी बाबर विजित होता है। फिर इसके बाद तीसरा युद्ध वो लड़ता है मेदिनी राय के खिलाफ। मेदिनी राय एक राजपूत शासक था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शासक था। चंदेरी का युद्ध होता है और चंदेरी के युद्ध में 1528 में ये मेदिनी राय को पराजित करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, चंदेरी भी राजपूत शासक है, खानवा है। जो उल्लेख उसके बाबरनामा में है, तुझके बाबरी में, वो केवल 2 राज्यों का है, यद्यपि राज्य आपको कई दिखाई दे रहे हैं। घाघरा, जो अफगान यहाँ हारे थे पानीपत में, एकदम से समाप्त नहीं हुए थे। खासकर बंगाल में अफगानों का काफ़ी मजबूत साम्राज्य था। तो एक बार फिर से घाघरा के युद्ध में सारे अफगान इकट्ठे होते हैं और कोशिश करते हैं कि एक बार फिर से बाबर को हराएं। घाघरा के युद्ध में अफगानों के विरुद्ध एक बार फिर से उसको लड़ना पड़ा 1529 में। और ये घाघरा का युद्ध हल्का युद्ध नहीं था, उसने गंगा नदी पार की, उसके बाद घाघरा पहुंचा। ये जल में भी लड़ा गया युद्ध और थल में भी लड़ा गया। शायद इतिहास का पहला युद्ध था उस समय का जो जल और थल दोनों जगह पर लड़ा जाता है। घाघरा के युद्ध में अफगानों को बुरी तरह पराजित करता है और 1529 तक अपनी जीतों को पूरा कर चुका था। फिर उसने हुमायूं से कहा कि आप, इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, इस तरह से इसने कहा कि हुमायूं से आप बदख्शां जाइए। हुमायूं नहीं माना, चला नहीं गया। हुमायूं ने कहा कि नहीं जाऊंगा, तो इसने फिर अंततः हुमायूं को संभल की जागीर प्रदान की। हुमायूं इसका पुत्र था।
4 पुत्र थे, उन्हीं में से हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, योग्य पुत्र माना जाता है। हुमायूं जब नहीं गया तो उसमें संभल की जागीर थी, वहीं संभल में हुमायूं बीमार पड़ गया और ऐसी किंवदंती है, माना जाता है हुमायूं इतना ज़्यादा बीमार पड़ा कि उसके बचने का कोई चांस नहीं था। फिर उसे आगरा लाया गया। आगरा में बाबर ने, माना जाता है कि उसके एक आपने अगर बचपन में कहानी पढ़ी हो कि उसके चारपाई के 4 चक्कर लगाए और ऐसा, अब ये तो इतिहास नहीं प्रूफ करता, लेकिन ये था कि बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं लेकिन मेरे बेटे के प्राण बच जाएं, और इन्हीं प्रार्थनाओं के बाद बाबर धीरे धीरे बीमार होकर ख़त्म हो गया और हुमायूं जीवित हो गया। बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने आगरा में, उसको बागें लगवाने का बहुत शौक था, बागान, तो उसने एक बाग लगवाया था नूरे अफ़गान बाग, नूरे अफ़गान बाग आगरा में, और इसी को आजकल आराम बाग कहते हैं। अगर आप आगरा जाएंगे तो वहाँ पर एक आराम बाग मोहल्ला है, वो यही है नूरे अफ़गान बाग। उसी आराम बाग में पहले बाबर को दफनाया गया, लेकिन बाद में बाबर को कहाँ ले जाया गया, क्योंकि उसकी इच्छा थी उसको काबुल में दफन किया गया जाकर के, और भारत से उसका मतलब ख़त्म हो गया। और कुछ बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं बाबर के विषय में। बाबर एक तो गाने का बहुत शौकीन था, विद्वान व्यक्ति था बाबर एक, और इतना विद्वान था कि लेनपुल कहता है एक इतिहासकार कि वो पूरब का सबसे आकर्षक व्यक्ति था, और इस तरह से कई इतिहासकारों ने उसके विषय में उदारता के कारण उसको कलंदर कहा जाता था। उस तुर्की विद्वान था। उसकी पुस्तक का नाम है तुजुक बाबरी या बाबरनामा। बाबरनामा जितनी आत्मकथाएं लिखी गई उनमें कुछ लोगों ने इसको सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा घोषित किया है। आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो उस समय भारत का बहुत मजबूत वर्णन आपके आंखों के सामने आ जाएगा कि भारत के लोग कैसे रहते होंगे, और बाबर अपना संघर्ष लिखता है। कितना संघर्ष कर सकता है कोई व्यक्ति। बाबर का जीवन कोई मतलब हल्का संघर्ष का जीवन नहीं था, बहुत मजबूत संघर्ष करता है, तब वो अपने को स्थापित करता है और मुगलों को बैठाता है। हैवेल कहता है कि इस्लाम के इतिहास का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व कौन था? बाबर था। यह हैवेल का कथन है। तुर्की बाबरनामा इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि बाद में उसका फारसी में पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया है। वेब्रिज ने इसका इंग्लिश में बाद में अनुवाद किया है। यानी बहुत सारी भाषाओं में बाबरनामा का अनुवाद किया गया। इसने एक दीवान ग्रंथ रचा, यानी पद्य कह लीजिए, और इसकी शैली का नाम था मुबैयान शैली। ये इसी का जनक माना जाता है। जैसे तमाम शैलियाँ होती हैं, कविता लिखना, शायरी लिखना, गज़लें, उसी में दीवान ग्रंथ लिखा और मुबैयान शैली का इसने प्रयोग किया था। रिसाला ए उसज एक इसकी और रचना है, उसी को बोलते हैं खते बाबरी, यानी कि एक साहित्यकार था, विद्वान था ये। और गज़े बाबरी इसने नाप के लिए एक गज़े, बाद में हालांकि शेरशाह और अकबर ने बहुत काम किया नाप जोख में, लेकिन गज़े बाबरी इसने एक चलाया था जिसके माध्यम से भूमि का मापन किया जाता था, और इसकी उपाधि का नाम था क्या? कलंदर। इस तरह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये एक चीज़ें और एक आध आपके मतलब की हैं। एक तो ये गज़े बाबरी के साथ साथ ये कलंदर कहा जाता था। डॉक्टर एस.आर. शर्मा एक इतिहासकार हुए हैं। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने इसके विषय में लिखा कि बाबर की तुलना इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के संस्थापक शासक हेनरी 7 से की जा सकती है। यानी हेनरी 7 से, यानी हेनरी 7 एक महान शासक हुआ इंग्लैंड का, उससे तुलना किसकी कर रहे हैं? डॉक्टर एस.आर. शर्मा बाबर की कर रहे हैं। और श्रीमती वेब्रिज का अनुवाद मैंने बता दिया, इंग्लिश में उन्होंने किया, और वो सबसे श्रेष्ठ अनुवाद माना जाता। पूछा गया 1-2 एग्जाम में किसने इंग्लिश में इसका अनुवाद सीधे किया, तो श्रीमती वेब्रिज ने किया। आगरा में बहुत सारे काम किए। एक मस्जिदें, एक संभल में मस्जिद बनवाई इसने, और पत्थर के लिए इसका माना जाता 1491 कारीगर काम करते थे इसके वहाँ। आप कल्पना कीजिए कितने शिल्पकारों को इसने काम दिया था। 1491 शिल्पकारों का उल्लेख आता है, पत्थर काटने का जो काम करते थे, और 680 कारीगर निरंतर काम करते थे। इस तरह आप बाबर के विषय में हम लोगों ने इतनी जानकारी ली। आप और पढ़िएगा, इसको देखिएगा। बाबर के बाद अब हम लोग कल से अगले टॉपिक पे जाएंगे, हुमायूं और शेरशाह सूरी को करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए इसको। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।